नमस्कार, मैं यशोधरा भटनागर वर्तमान में सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल देवास में हिंदी विभाग प्रमुख के रूप में अध्यापन कार्य में संलग्न हूँ। मेरी स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय व सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के दौरान डॉक्टर नरेंद्र कोहली, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी एवं डॉक्टर रत्नाकर पांडे जैसी महान विभूतियों से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेखन में रुचि स्कूली शिक्षा से ही विकसित हो गई थी। गद्य व पद्य में लेखन निरंतर जारी है। गत वर्ष ही किंडल एडिशन पर लघु कथा संग्रह एल्बम प्रकाशित हुआ और इस वर्ष कविता संग्रह रणवीर प्रकाशित हुआ एवं 2 संग्रह प्रकाशनाधीन हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानियों की ओर, लघु कथाओं की ओर। मेरी पहली कहानी है रम्मो। ये एक ऐसे भारतीय युगल की कहानी है जो साथ रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परंतु जीवन के हर संघर्ष में एक दूसरे के पूरक भी बनते हैं। वहीं जीवन संध्या में एक दूसरे का साथ छूटने की आशंका मात्र से हृदय कंपित भी हो जाता है। चलिए सुनते हैं कहानी रम्मो। संध्या का झुटपुटा हो गया था। अंधेरा धीरे धीरे पांव पसार रहा था। जीवन संगीत मध्यम पड़ रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद एक शांति। सूर्य देव भी विश्राम के इरादे से अस्ताचलगामी हो गए थे। न जाने क्यों वीरेंद्र बाबू का मन भी बैठा जा रहा था। रम्मो 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 शायद किचन में व्यस्त थी। बढ़ती उम्र के कारण थोड़ा ऊंचा भी सुनने लगी थी और वीरेंद्र बाबू कुछ चिड़चिड़े से हो गए थे। यूं तो अपनी फुर्ती और सुती काया से उम्र को ठेंगा दिखाने वाली रम्मो में भी चुप्पी गहराती जा रही थी। बच्चे नीर से दूर परदेश में जाकर बस गए थे। एक सूनापन, एक खालीपन। रम्मो रम्मो आवाज में कुछ तीखापन और क्रोध समाहित हो गया। उम्र का एक ऐसा पड़ाव जब दोनों एक दूसरे का सहारा होते हुए भी एक दूसरे पर खींचते, झगड़ते। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब उनका ऊंचा स्वर 4 दीवारी से बाहर ना जाता हो। पर अगले ही पल बच्चों से वीडियो चैट करते हुए खूब हंसते, खूब खिलखिलाते। समय का एक ऐसा चेहरा यह भी था। अड़ोसी पड़ोसी भी इसके आदी हो चुके थे। कुकर सीटी दे रहा था। आलू मेथी की खुशबू क्षुधा को बढ़ा रही थी। गोरी सलोनी लोहियां रोटी की शक्ल पाने को तैयार थी। तभी रम्मो गश खाकर गिर गई। आवाज सुन वीरेंद्र बाबू दौड़े भागे किचन में पहुंचे। रम्मो बेसुध पड़ी थी। रम्मो रम्मो बदहवास हो यहां वहां दौड़ने लगे। पानी के छींटे पर। और अगला दृश्य देखिए। वीरेंद्र बाबू आईसीयू के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहे हैं। ना कुछ खाया ना पिया। कभी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते तो बीच बीच में रुमाल से नाक पोंछते और कभी चश्मा साफ करते। गौर वर्णी चेहरा क्लांत हो गया था। आंखें अंगार सी तप रही थी। पूरी रात आंखों में कट गई। पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, आप मिल सकते हैं। वीरेंद्र बाबू तीर से अंदर को दौड़े। रम्मो रम्मो और अपनी रम्मो का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहाँ जल्दी थी मुझे छोड़कर? मेरे बारे में जरा न सोचा? यह भी नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? उनकी बूढ़ी आंखों से झरते आंसू रम्मो की सूखी झुर्रियों के मकड़जाल सजी हथेलियों पर पड़े। बहुत कोशिश कर कठिनाई से आंखें खोलकर कमजोर स्वर में बोली, आप टेंशन नहीं लीजिए जी, बीपी बढ़ जाएगा।
नाश्ता किया कि नहीं? और हाँ, शुगर की गोली लेना मत भूलना। मुन्ना के बापू, मुन्ना को फोन कर देना, सब ठीक है, वो चिंता ना करे। वीरेंद्र बाबू का हृदय मानो फूट पड़ा। दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, कभी तो अपने लिए जी लिया कर रमो, कभी तो अपने लिए जी लिया कर रमो। तो यह थी हमारी पहली कहानी रमो, और अगली कहानी की ओर हम बढ़ते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कारों की महत्ता और उस पर हमारे दृढ़ विश्वास को दर्शाती है, जिसका शीर्षक है नींव। सरों के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कभी वह गुनगुनाती, मुस्कुराती और अपने आप ही हंस पड़ती। जब से बेटे का फोन आया है, सरो 7वें आसमान पर है। उसी दिन से बेटे के स्वागत सत्कार की तैयारियों में लग गई है। बरसों से मुरझाया घर खिल उठा है। धुले प्रेस के पर्दे खिड़कियों पर इतरा रहे हैं। घर का कोना कोना दमक रहा है। आंगन में सद्य स्नातः मिट्टी के 2 ढोलची और तबलची अपना संगीत छेड़े हुए हैं। लता वल्लरियां झूम रही हैं। पुष्प भी खिल खिल उठे हैं। दीवारों पर सरों के हाथ से बने मारने भी सजीव हो बतिया रहे हैं। कितना काम है। और ये रधिया भी अलाल हो गई है। कितने धीरे धीरे काम करती है। तनु के आने में बस 2 ही दिन तो बचे हैं। महीने भर से लगी है तब जाकर। अभी भी कितने काम बाकी हैं। बाजार से सब्जी लानी है, लाडले की पसंद का गाजर का हलवा बनाना है, दही बड़े की तैयारी तो परसों ही कर लूंगी, उड़द की दाल की कचौरियां, इमली की सौंठ, बथुए का रायता, बेटू की पसंदीदा सारी डिशेस मेन्यू में अपने आप जगह पा गई। बरसों हो गए। पिछली बार तनु के आने पर ही तो बनाए थे। तनु का पेट भर जाता पर मन नहीं भरता। तब सरो ही कहती, बेटा बस थाली को हाथ जोड़ लो, और माँ बेटे खिलखिलाकर हंस पड़ते। माँ, आलू टमाटर की सब्जी क्या बनाई है, और कचौरियां तो वाह, आपके हाथों में जादू है जादू। और सरो फूल कर कुप्पा हो जाती। समय के साथ साथ उनके ही दिए पंखों से बच्चों ने ऊंची उड़ान भरी, और वे सरो और सुबोध अकेलेपन से घिर गए। दोनों अतीत से गुजरते वर्तमान में जीते। वे झूठ क्यों बोले? एक दिन भी ऐसा ना जाता जब तनु उन्हें कॉल ना करता हो। ढेरों बातें होती, कभी वीडियो चैट, कभी कॉल। बेटा बहू दोनों ही प्यार भरी बातों से खालीपन भर देते, पर मन ना भरता। जीवन के इस पड़ाव पर यह तो सभी के साथ होता है। वे स्वयं को समझाती और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, पर व्यस्तता में भी मन का रीतापन ना भरता। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। उन्होंने 3:45 का अलार्म लगा दिया है। हालांकि इसकी जरूरत ही क्या थी। सब कुछ गुनते गुनते सरो की सुबह हो गई। सरो और सुबोध तनु के कमरे में एक बार फिर निरीक्षण कर साफ स्वच्छ बेड की बड़ी सलीके से बिछी चादर को हथेलियों के स्नेहिल स्पर्श से बड़े प्यार से सलवटे ना होने पर भी सलवटे दूर कर घर भर का चक्कर लगा सोफे पर पसर गए। पर सरो को चैन कहां। फिर रसोई की ओर दौड़ गई, कहीं कोई कमी ना रह जाए। चश्मा लगाकर अलमारी की सारी बर्नियां देख ली। दूध मसाला, जीरावन, बादाम पाक, लसोड़े का अचार, अठाना हरी मिर्च का अचार और बहू की पसंद की कॉफी। सारी बर्नियां चमचमाती खिलखिला रही थी। कुछ तो करना था, कुछ तो भूल रही हूं। हाँ, याद आया, कचौरी के लिए दाल जो भिगोनी है। फ्लाइट लैंड हो गई होगी ना जी। अरे सुनो तो, बहू का फोन है, आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। सरो ने बाहर की बत्ती जला दी और शॉल लपेट स्लीपर सेट का आंगन में चहलकदमी करने लगी। सफेद रंग की लंबी गाड़ी गेट पर खड़ी हो गई। सरो फुर्ती से गेट की ओर लपकी। गठिया से शिथिल हो गए
बूढ़े पैरों में उत्साह ऊर्जा का संचार हो गया। मां, ऊंचे पूरे उनके लाल ने मां को अपनी बाहों में भर लिया। खुशी से उमकती आंखें नीर से झर पड़ी। बिल्कुल नहीं बदला उनका तनु। अब तक जो उनकी बाहों में घूम घूम लोरियां सुनता था, आज वह बच्चों की नाई दुबक गई। अपूर्व सुख की अनुभूति, पर मन के कोने में दबा हुआ भय सिर उठा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिसेस चोपड़ा कुछ भी कहती है, किसी की खुशी उसे देखी कहाँ जाती है। हुआ यूं था कि पूरे अड़ोस पड़ोस में वे गा आई थी कि अगले महीने उनके बेटा बहू आ रहे हैं। झटपट सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मिसेस चोपड़ा के यहाँ भी चली गई थी, पर मिसेस चोपड़ा उनकी खुशी से खुश ना होकर बोली, जरूर कोई काम होगा, शायद प्रॉपर्टी के लिए आ रहा हो। तभी पास में बैठी मिसेस खन्ना ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया। वे भुनभुनाते हुए उल्टे पांव अपने घर लौट आई, पर मन में शंकाओं के कुकुरमुत्ते ने सिर उठाया। उन्होंने सिर झटककर सब कुछ दूर झटकने की कोशिश की। नहीं, उनका तनु ऐसा नहीं कर सकता। पर फिर विचार मन में हिलोरे लेने लगा। क्या करें, आजकल हवा ही ऐसी चल रही है। वह अंदर ही अंदर सहम गई। सुबोध ने पूछा भी, पर कुछ ना बोली, गुमसुम सी हो गई। तभी जीन्स टॉप में कसी बहू उनके पैर छू गले लग गई। सरों को तो मानो पूरा संसार मिल गया। तनु और बहू के आ जाने से घर भरा भरा सा लगने लगा। बहू फ्रेश होकर आ गई थी। सरो उठकर किचन की ओर जाने लगी। माँ, आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी ही देर में नक्काशी वाली ट्रे में सुनहरी किनार वाली सफेद प्यालियां और बिस्किट सजा लाई। पापा, आपकी ब्लैक टी। माँ, आपके लिए अदरक वाली चाय। सरो ने मुस्कुराते हुए कप उठा लिया। चाय की चुस्कियों के साथ फिर वही मिसेस चोपड़ा। माँ, कहाँ खो गई? तनु उनकी गोद में सिर रखकर सोफे पर पसर गया। बस बेटा, तुम्हारा बचपन याद आ गया। कितने अच्छे दिन थे ना वो। हाँ माँ। तनु उठा और आंगन की ओर बढ़ चला। माँ, यह घर आंगन तो यादों का दस्तावेज है। मुझे याद है लॉन में जब आप पानी देती थी तब हम पानी में कितनी मस्ती करते थे। और यह गुलमोहर मनु के दूसरे बर्थडे पर लगाया था ना। इस पारिजात के झरे सफेद फूलों से गणेश जी की झांकी सजाते थे। दिवाली पर यह लालटेन और सीरीज से कैसा तना खड़ा रहता था। और हाँ माँ, बारिश के दिनों पर नालियां बंद करके हम छत पर छपाछप खेलते थे और कभी क्रिकेट खेला करते थे। कैच लेने के लिए पानी में गिरते थे। सब कुछ याद है माँ। माँ चुप थी। आंखों से नीर अविरल बहा जा रहा था। माँ, इन यादों को जीने के लिए ही तो हम मातृछाया आते हैं। प्राण वायु पाकर फिर उड़ जाते हैं, पर प्राण यहीं छोड़ जाते हैं। आपके पास, आपके और बाबा के पास। आप दोनों की चिंता लगी रहती है। आपको लेने आए हैं। घर की देखभाल के लिए रामू काका हैं। बगीचे और घर दोनों की देखभाल होती रहेगी। सरो ने बेटे को गले से लगा लिया। उनकी परवरिश जीत गई थी। उनके दिए संस्कारों की मजबूत नींव कोई आंधी नहीं गिरा सकती। उनकी गर्दन तनी हुई थी। हाथ में विदेशी चॉकलेट के पैकेट लिए वे दनादन सीढ़ियां चढ़कर मिसेस चोपड़ा की डोरबेल बजा रही थीं। आशा है आपको मेरी कहानियां पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।